गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन जो हिस्ट्री ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैप पॉइंटिंग है वो हम पहले ही कर चुके हैं, वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कितने साइट्स हैं जो आपकी करेक्ट हुई हैं, और जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अच्छे स्कोर करने के लिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑप्शनल का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो अटेम्प्ट किया है वो बौद्ध प्रतिष्ठानों, व्यापारियों व शिल्पकार श्रेणी के बीच सहजीवी संबंध व राजश्रय के कारण मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल में धर्म, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में निकटता पैदा हुई। कथन का परीक्षण कीजिए। तो स्टेटमेंट को जरूर ध्यान दीजिए, कथन का परीक्षण कीजिए। ऐसी जब भी कोई स्टेटमेंट आता है, परीक्षण वाली कोई बात आती है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट आपको आंसर बहुत ही एहतियात से लिखना होता है। तो symbiotic relationship between Buddhist establishments, traders, artisan guilds, and royal support led to close proximity of religion, economy, and polity in the Mauryan and post-Mauryan period. Examine the statement. अब यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड में आपको अशोका मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक नया धम्मा भी जो है स्थापित करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखना है कि ज्यादातर जो उस समय हमारे इकोनॉमिकली ग्रुप वाले जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मोस्टली बुद्धिस्ट धर्म को या बुद्धिज्म को या जैनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं ज्यादातर, ठीक है, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स हैं और ये जो शिल्पकार श्रेणी है, इन सब के बीच में और जो राजा हैं उन सब के बीच में आपस में जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो किस तरह से बनेंगे, किस तरह से इफेक्टिव होंगे, ये सारा हमें इसमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा हमारे एग्जामिनर टेस्ट करना चाह रहे हैं आपको कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से समझते हैं और किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम भी कुछ पॉइंट ऐड करते हैं कि किस तरह से इस आंसर को ठीक से किया जा सकता है। ज़्यादातर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डिबेट जो टॉपिक है ये डिबेट के द्वारा लिया गया है, उसी में से एक टॉपिक निकाला गया है और इसको लिखने के लिए बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे हम अगर पॉइंट में डिस्कस करें, ठीक है, चलिए पॉइंट में थोड़ा डिस्कस करते हैं एक एक करके, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो बुद्धिस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबसे पहले तो इनका डेवलपमेंट ही लिखते हैं। इनका डेवलपमेंट हुआ तो इससे क्या क्या फायदा हुआ। सबसे पहले जैसे अशोका जैसे रूलर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 में लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इमरजेंस लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी अच्छा वर्ड जो आपके आंसर के लिए अच्छा हो। जैसे इमरजेंस ऑफ बुद्धिस्ट संघ, इस तरह से पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में तो हम लोग अपने जो प्लस क्लासेस है उसमें मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूँ। फिर नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं रॉयल पैट्रोनेज मिला, ठीक है ना, राजाओं का संरक्षण मिला, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो अशोका का। और जो ट्रेडर्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग से पॉइंट दे सकते हो रोल ऑफ ट्रेडर करके, ओके, रोल ऑफ ट्रेडर का पॉइंट दे सकते हो कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और कैसे उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, क्योंकि बहुत आसान था उनके लिए ये बुद्धिस्ट धर्म को अपनाना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पूछा गया आर्टिशन के बारे में भी ना, तो हम आर्टिशंस का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने कितने सारे चैत्य बनाए हैं, है ना, आर्टिशंस ने कितने सारे चैत्य बनाए हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई हैं, स्कल्पचर्स बनाए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप अजंता मेंशन कर सकते हो, अजंता मेंशन कर सकते हो, सांची मेंशन कर सकते हो, है ना, सांची स्तूपा मेंशन कर सकते हो। सो व्हाट दे आर शोइंग दैट दे शोकेसिंग देयर क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब अगर कहा जाए तो उनका डिवोशन और क्राफ्टमैनशिप जो है पता चलती है। तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है। फिर गिल्ड का सपोर्ट कैसा था, ट्रेडर्स का जो सपोर्ट था ना, गिल्ड उस समय तक डेवलप हो चुके थे, हमने पढ़ा ही है, बहुत सारे गिल्ड्स थे डिफरेंट डिफरेंट। और ये गिल्ड्स किस में मेंशन है, ये नासिक जो प्रशस्ति है, नासिक इंस्क्रिप्शन, उसमें मेंशन है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इकोनॉमिक अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बिकॉज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो बनती हैं वो वहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा, वहाँ एजुकेशन भी दी जा रही है। बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जब स्टूडेंट बाहर से आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो उससे भी इकोनॉमी जो है रेज होती है। करेक्ट। सो कल्चरल जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इससे। बुद्धिस्ट जो है उन्होंने एम्फोसाइज किया भाई नॉन वायलेंस पर, और धर्म जो थे, ये जो पर्टिकुलर बुद्धिज्म था, इन्होंने काफ़ी कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट किया। इससे क्या होता है, कल्चरल हार्मनी बढ़ेगी। फिर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स भी जो है डेवलप होते हैं। तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों में इसका इम्पेक्ट आप देख सकते हो। फिर ट्रेड रूट्स की आप बात यहाँ पर कर सकते हो, है ना। ट्रेड रूट के पॉइंट आप यहाँ दे सकते थे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेड रूट, ओके। और ट्रेड रूट में आप सेंट्रल एशिया की बात कर सकते हैं कि बुद्धिज्म जब फैल रहा था, तो जैसे अशोका था, उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा को बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा श्रीलंका की तरफ भी भेजा था, और भी बहुत एरियाज में भेजा था अपना स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अपनी बेटी को भी भेजा था। तो इससे क्या होता है कि वो जो जिस जिस रूट से वो रूट यूज कर रहे हैं, तो वो रूट एज अ देखा जाए तो पैट्रोनेज के अंदर ही आ जाएगा। तो फिर उस रूट पे ट्रेड रूट शुरू हो गया, ट्रेड्स बढ़ने लगे। इससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। जब ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, तो अर्बनाइजेशन डेवलप होगा। ओके, बड़े बड़े हब्स ओपन हो जाएंगे जो ट्रेड हब होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट मिलता है। ओके, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। फिर रॉयल लेड पिलग्रिमेज साइट बन जाएगी। अब कोई भी पिलग्रिमेज साइट होती है, उससे कितना कुछ डेवलपमेंट आप देखने को मिलता है आपको। ठीक है, पिलग्रिमेज साइट कोई भी बनती है, अभी बनारस काशी, कितना कुछ उसे डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है। उससे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, इस साल का अगर हम देखेंगे रेशियो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बनारस काशी में आने वाले जो टूरिस्ट थे, उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो जो भी ऐसे प्लेसेस होते हैं जो आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के लिए काम नहीं आते, वो इकोनॉमी डेवलप के लिए भी काम आते हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे पॉइंट है ऐसे आप दे सकते हो। ठीक है, मोनेस्ट्री के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि मोनेस्ट्री जो है बनती है, डोनेशन होती है लैंड की, तो वो लैंड जो है वो फिर इकोनॉमिक हब बन जाता है। तो इस तरह से आप जब बहुत सारे पॉइंट दोगे, तो धीरे धीरे करके साथ साथ में जो स्टेटमेंट ये वाला है उसको एग्जामिन भी कर पाएंगे आप। ठीक है, खुद से वो ऑटोमेटिकली एग्जामिन होता चला जाएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप आंसर आगे भी कर सकते हैं। ये पॉइंट काफी आगे तक आप दे सकते हैं। ठीक है, सोशल मोबिलिटी की बात कर सकते हैं, क्रॉस कल्चर की बात कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्रॉस कल्चर की बात करेंगे। ओके, जब डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होगा कि ट्रेडर और बुद्धिस्ट मिशनरी जो थी, उन्होंने एक्सचेंज किया गुड्स को, आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को। और ये सिर्फ एक इंडिया में नहीं रहा, अक्रॉस रीजन्स हुए हैं। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर आपका आर्यव्रत में नहीं हुआ, नॉर्थ एरिया में नहीं हुआ, ये क्रॉस रीजन्स में हुआ। तो काफी ज्यादा ये आपको हेल्पफुल होगा। आई गेस ये आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। इतने आई हैव गिवन सो मेनी पॉइंट्स, सो दीज पॉइंट्स हेल्प्स यू। ठीक है, मैंने मतलब कैमरा इसलिए ऑफ किया था कि मैं लिखते लिखते स्क्रीन मेरा उधर देखो चला गया फिर से ना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब आपको ये तो अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही करना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन का, वो कहता है डिस्कस द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन शेपिंग द सोशियो रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हम ऑलरेडी इस तरह का जो पॉइंट है अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, तो आप वो पॉइंट्स को थोड़ा हेल्प लेकर भी यहाँ पर आंसर कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ बुद्धिज्म कहा गया, तो मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा की। तो चलिए यहाँ पर भी चर्चा करते हैं पॉइंट्स में, और मैं ध्यान देती हूँ कि मैं लिखते लिखते मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो कैमरा ऑफ कर देती हूँ। एंड आई गेस अब तो ये आप लोगों के लिए आसान हो गया, बिकॉज इससे मिलता जुलता हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऊपर।
तो आप यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दे सकते हैं कि भाई रोल ऑफ बुद्धिज्म हमें बताना है कि सोशो रिलीजियस जो लैंडस्केप था मौर्यन एम्पायर में किस तरह का रहा होगा, अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें पॉइंट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अशोका को ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बुद्धिज्म की डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अशोका का पैट्रोनेज ही बात करना होगा, डिस्कस करना होगा कि किस तरह से अशोका ने पैट्रोनेज किया और बुद्धिज्म अपनाया आफ्टर कलिंगा वॉर। इससे क्या होगा, अगर कोई राजा एक्सेप्ट कर रहा है किसी धर्म को तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रजा भी जो है वो सपोर्ट करेगी रिलीजन को, और इससे क्या होगा, बुद्धिस्ट वैल्यू को स्प्रेड मिला अशोका की वजह से, नॉट ओनली इन द इंडिया बट आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज अशोका ने बहुत जगह धम्म महामात्यों को भेजा। ठीक है, धम्मा रिलीजन पॉपुलर करने के लिए। फिर इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना, एक और पॉइंट दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रमोशन हुआ धम्मा का। ओके, प्रमोशन ऑफ धम्मा। तो धम्मा और द बुद्धिस्ट इज नॉट, बुद्धिज्म इज नॉट अ सिमिलर थिंग बट स्टिल इट्स वेरी इम्पैक्टफुल ऑन अशोका, तो इसलिए वो हम लोग कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हो रहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं, थर्ड पॉइंट जैसे एडिक्ट्स हम कर सकते हैं ना, अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए थे, रॉक इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट दे सकते हैं कि अशोका रॉक एडिक्शंस जो थे उन्होंने भी स्प्रेड किए बुद्धिस्ट टीचिंग्स को, और बेसिकली क्या था, मॉरल वैल्यूज थे और सोशल रिफॉर्म्स इससे हुए। तो जब सोशल रिफॉर्म्स हुए तो सोशल रिलीजियस लैंडस्केप तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और अशोका ने फिर सपोर्ट किया मॉनेस्ट्रीज को भी। अब मॉनेस्ट्रीज को सपोर्ट किया है तो उससे क्या होगा, जो अशोका है या बाकी की जो मॉडर्न रूलर्स थे उन्होंने भी कुछ मॉनेस्ट्रीज बनवाई हैं, विहार बनवाए हैं। ओके, जिससे जो ये प्लेसेस हो जाएंगे स्तूपास के आसपास या जो फेमस विहार हो जाएंगे, ये सेंटर्स बन जाते हैं रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज के, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। रिलीजियस कोई भी चेंजेस आता है तो समाज में यानी सोशल भी इम्पैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी, समाज में इक्वालिटी डेवलप होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बहुत इंप्रेसिव पॉइंट भी हो सकता है जब आप अपना पेपर लिखते हो। इक्वालिटी होती है, सोशल रिफॉर्म इससे आप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म होते हैं और जब सोशल रिफॉर्म होते हैं तो सोसाइटी में चेंजेस होते ही होते हैं। फिर रोल ऑफ यहाँ पर मॉन्क की भी बात आप कर सकते हो कि मॉन्क्स का क्या रोल रहा। ओके, रोल ऑफ मॉन्क की बात कर सकते हो कि टीचर्स जो है, नए नए टीचर्स आते हैं, फिर मीडिएटर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, तो रोल ऑफ टीचर्स भी आप बात कर सकते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधे सीधे समाज पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, डाइवर्स कल्चर हो जाता है, बिल्कुल डाइवर्स कल्चर होगा क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप रिलीजन में है, हिंदुज्म रिलीजन चला आ रहा है, सनातन रिलीजन चला आ रहा है, फिर अचानक बुद्धिस्ट जो धर्म थे उन्होंने एंटर किया, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, तो इससे अलग अलग कल्चर हुए, डेवलपमेंट हुई। ठीक है, और इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं था, आप जानते हैं इसमें श्रीलंका है, सेंट्रल एशिया है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये सारे प्लेसेस का भी आप यहाँ पर टॉपिक दे सकते हो। ठीक है, फिर पिलर्स की बात कर सकते हो, किस तरह के इंस्क्रिप्शन मेंशन कराए हैं अशोका ने और उसका फोकस मेनली किन पॉइंट्स पर था, तो वो मोरल वैल्यूज पे ज्यादातर फोकस कर रहे थे। ठीक है, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी ज्यादातर इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने आप को देवनाम प्रिया भी कहा है। ओके, तो इससे रिलीजियस टॉलरेंस का भी पता चलेगा। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस बिकॉज दैट मोमेंट द बुद्धिज्म इज नॉट ओनली रिलीजन, तो वो उसके अलावा और भी रिलीजन थे, बट किस तरह से रिलीजियस टॉलरेंस चल रहा था और अशोका ने और भी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया है उसके बारे में भी पॉइंट आप दे सकते हैं। ओके, इससे जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ तो इससे एजुकेशन में भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन भी डेवलप होती है, स्प्रेड होती है। ओके, और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो हैं उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया, तो हम आर्ट्स की बात कर सकते हैं कि आर्ट डेवलप हुआ। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं ना, बहुत बड़े बड़े भव्य विहारा स्तूपास बने हैं, और इससे सब क्या बनता है, जब ये सब चीजें हो रही है तो फिर ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप दे सकते हो। इससे क्या होगा, इससे फाउंडेशन होता है एक सक्सेसफुल जो राज्य हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर आप पॉइंट, तो 10-15 पॉइंट तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप अपना जब एग्ज़ाम लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प तब करती हैं अगर आप क्या करोगे, मोस्टली मतलब
पॉइंट्स में अगर आपको ध्यान है कोई चीज़ें, मुझे तो बहुत हेल्प करती थी। मैं पॉइंट्स में जब अपने नोट्स और माइक्रो नोट्स बना लेती थी, ठीक है। अब ये नोट्स कैसे बनाने हैं या माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके लिए फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो मोड था कैसा था और आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो सी क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके साथ ये वीडियो आज के लिए ये वाला वीडियो एंड होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सी है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड टैक्सेशन सिस्टम फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। ओके, दिस इज अगेन द सिंपल वन, बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच राज्य संस्था और कर प्रणाली के उद विकास क्रम की चर्चा कीजिए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि आसान है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आसान होता है, बट कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट को? स्टूडेंट जब लिखना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात जब कर रहे हैं, तो इसमें वो बहुत सारी चीजें एंटर कर देंगे, लेकिन हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए नहीं। हमारे जो एग्जामिनर है वो कह रहे हैं हमें वो सारे पॉइंट नहीं सुनने हैं। हमने आपसे ये पूछा है कि आपको सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम और स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसमें जो एवोल्यूशन हुआ और ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ इसमें जो इम्पैक्ट हुआ वो डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे डिस्कस करना है, वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन एक्सप्लेन, आप ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले ये ऋग्वेदिक पीरियड का अगर आप कहें तो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, जो रूलर थे किस तरह चुने जाते थे, ट्राइबल सिस्टम था कि नहीं था, ठीक है। चीफ जो थे राजन कहलाते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पॉलिटिकली पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकते हैं आप। जैसे सभा समिति ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सभा समिति, उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। और आप यहाँ पर ये भी डिस्कस जरूर करेंगे कि किसी भी तरह का ना कोई ऐसा टेरिटोरियल सिस्टम वाला नहीं था यहाँ पे पैटर्न ना, टेरिटोरियल सिस्टम नहीं था। ओके, और पावर्स बहुत लिमिटेड थी, बस ट्राइब तक रहती थी, और लोकल जो चीफटन्स होते थे वो सब था, और जो बैटल भी होते होंगे वो सिर्फ किसके लिए होते थे? कैटल्स वगैरह के लिए होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टैक्सेशन जो है वो परमानेंट टैक्सेशन नहीं होता होगा। जैसे कोई बैटल अगर जीतते होंगे तो जो बेस्ट पार्ट होता होगा वो किंग को मिलता होगा, या राजन, जिसे चीफ कहा गया है, ठीक है, राजन उसको मिलता होगा, बाकी वो अपने ट्राइब में क्या करते थे? बांट देते थे, ठीक है। इस तरह से डेमोक्रेटिक अप्रोच वाला एक एरिया रहता होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर लेटर वैदिक पीरियड, तो हम लेटर वैदिक पीरियड की जब बात करेंगे तो वहां हम सबसे पहले पॉइंट यही देंगे ना कि पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहले तो जो टेरिटोरियल एरिया स्टार्ट हो गया, महाजनपद जो थे एम्पायर में कन्वर्ट होने लगे। ओके, सो अब सेटल्ड प्रॉपर मतलब सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आयरन आ चुका था, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, वेपन्स डेवलप्ड हुए, तो फिर टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब मेंशन कर सकते हैं। फिर किंगडम कैसा हो गया? किंगडम जो है वो हेरिडिटरी हो गया था, ठीक है, हेरिडिटरी हो गया था। ये सब आप मेंशन कर पाओगे पॉइंट। ओके, एंड डिवाइन जो है, मतलब किंगशिप जो है वो पूरा प्रॉपर वे में अब डिवाइन ही एक पोस्ट हो गई, कि आपको मतलब जो राजा है वो पूरी तरह से गॉड एक फिगर हो गया है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकोगे। देन स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होगी, तो मोर स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो और ज्यादा मतलब स्ट्रक्चरल वे में होने लगा, ज्यादा ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पर आने लगे, मिलिट्री हेड होने लगे, ठीक है, पुरोहित जो थे उनकी सुपरियॉरिटी बढ़ने लगी। तो ये सारे आप पॉलिटिकल जितने भी चेंजेस हुए हैं बिटवीन ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, तो दीज ऑल यू हैव टू मेंशन। तो अगर हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे तो एज वी नो दैट कि कोई भी फॉर्मल टैक्सेशन नहीं है। हमने देखा ऋग्वेदिक पीरियड में कोई भी फॉर्मल टैक्सेशन लिया नहीं जाता था, बट एक मतलब टैक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, वो बली टैक्स है, ठीक है, बली। तो वो भी कैसा है? वो आपका वॉलेंटरी है, तो आपका ऐसे निश्चित नहीं है कि आपको देना ही देना है। इट इज अप टू यू और अप टू द यू नो योर, कि आप लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, आप फिर बलि दे पाते हैं चीफ को कि नहीं। तो वेल्थ जो था प्राइमरली क्या था? पास्टरल था, और मोस्टली जो था कैटल को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, है ना। फिर लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे तो सिस्टमैटिक टैक्सेशन हो गया। सबसे बड़ा चेंज तो यही आया, सिस्टमैटिक टैक्सेशन हो गया था। ओके,
प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम आ गया था और टैक्सेस जो हैं वो हर जगह पे लगने लग गए थे। पहले क्या होता था, बलि जो है एक वॉलंटरी टैक्स होता था जो ट्रेडर भी देते थे और किसान भी देता था, मतलब ये जो जैसे कमाता था ज्यादातर वही देता था। बट अब क्या हो गया, अब आपको एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना है, ओके, एग्रीकल्चर पे भी देना है, कैटल पर भी देना है और आपको ट्रेड पर भी देना है। तो आपको हर एक अवस्था में टैक्स देना ही देना है। तो हम ये कह सकते हैं यस, टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया गया कि अब देना ही देना होगा। कितना देना होगा वो हर एक टाइम पीरियड में अलग अलग रहा है, ठीक है। और जो बलि पहले लिया जाता था वो अब कंपल्सरी कर दिया गया, पहले वॉलेंटरी था अब वो कंपल्सरी हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर ट्रांजिशन पीरियड को आप मेंशन करेंगे, ओके, ट्रांजिशन पीरियड आप लिख लेंगे पॉइंट में। अब बड़े बड़े एम्पायर्स आ गए हैं तो ट्राइबल चीफडन्स जो थे अब सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर में आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन पीरियड आ गया, आप इसके लिए 2-4 पॉइंट अपने तरफ से लिख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। और इस तरह जो भी एवोल्यूशन होगा, जितने भी मेरे ख्याल से ये 4-5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, आप इस पे एलोबरेट करके जो अपने आंसर लिख सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आपके जो पॉइंट्स है अगर वो पॉइंट आपके बिल्कुल परफेक्ट वे में चल रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको सही से लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ए बी सी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। और नेक्स्ट हम जो है अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो सौरभ सर क्लास में प्लस कोर्स भी ले सकते हैं जिसपे ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं और जो जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फीस भी बहुत नॉमिनल है और मतलब सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, स्ट्रक्चर है। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।